उन्होंने एडमिट कर लिया है कि यूएसए अब हार गया है रशिया से। यूएस डायरेक्ट वॉर करे रशिया से। इनकी जो परचेसिंग पावर है वो परचेसिंग पावर G7 की परचेसिंग पावर से आगे आ चुकी है, और इनकी परचेसिंग पावर अगर G7 से आगे निकल चुकी है तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिक्स बहुत सक्सेस कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। ये बीच में जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ, इस चक्कर में हम इस ट्रंप को तो भूल ही गए थे। ये भाई अपनी अलग ही कारगुजारी कर रहा है। अब हुआ क्या है, एक बहुत शॉकिंग न्यूज और एक बहुत बड़ी धमकी जो ट्रंप का काम ही है, और भारत की क्या पोजीशन है इस बारे में आज ये डिटेल डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली बात, डोनाल्ड ट्रंप के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, फॉरेन सेक्रेटरी हैं, मार्को रूबियो, उन्होंने एडमिट कर लिया है कि यूएसए अब हार गया है रशिया से। और कैसे एडमिट किया है, देखो, उन्होंने बोला कि जितने सैंक्शंस पॉसिबल थे यूएस की तरफ से रशिया पे लगाने के, लगभग 200 से ज्यादा सैंक्शन आ चुके हैं, और उसके बावजूद रशिया नहीं रुक रहा है यूक्रेन के ऊपर हमले करने से। तो अब सैंक्शंस लगाने की जो घटनाएं थी, जो चीजें हम करते थे सैंक्शन लगा के दबाव बनाने की, वो प्रेशर पॉलिटिक्स हमारी खत्म हो चुकी है, और अब इसके बाद हम एक भी सैंक्शन लगाने की स्थिति में है नहीं रशिया के ऊपर या रशिया से ट्रेड डील कर रहे कंपनीज और कंट्रीज के ऊपर। और इसका मतलब ये हुआ कि या तो अब यूएस डायरेक्ट वॉर करे रशिया से, और या फिर यूक्रेन को बोले कि जो रशिया पुतिन बोल रहे हैं वो मान जाए और कहानी खत्म करे। जो ट्रंप है, उनके बहुत बड़े ऑफिशियल यानी ऑलमोस्ट फॉरेन सेक्रेटरी ने ये मान लिया कि अब कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं है, सैंक्शंस तो खत्म हो गए, जो लगा सकते थे हमने लगा लिए, हम जो उनके ऑयल इंपोर्ट को रोक सकते थे हमने रोक लिए। अच्छा, ऑयल इंपोर्ट पर उन्होंने कहा कि रशियंस ऑयल जो बेच रहे थे वो बेच नहीं रहे, अब कोई नहीं खरीद रहा है उनको, लेकिन ऐसा नहीं है, चाइना और भारत अब भी ले रहे हैं। इसके बारे में बताऊंगा कि कैसे परचेस कर रहे हैं। पर सबसे पहली बात, रशिया के ऊपर जो उन्होंने सैंक्शन लगाए थे 24-25 नवंबर तक सबको ऑयल इंपोर्ट बंद करने के लिए, उसमें भारत और चाइना अभी भी ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। ये लेटेस्ट न्यूज है। और ये कैसे कर रहे हैं, तो रशिया ने 450 से 500 डमी ऑयल टैंकर्स बना रखे हैं समंदर में। डमी से मतलब है कि वो किसी कंट्री के नाम से रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। रशियन ऑयल टैंकर्स आते हैं, उनमें ऑयल डालते हैं, फिर वो ऑयल टैंकर्स चाइना, भारत और उनके जो फेवरेट नेशंस हैं उनको पहुंच जाते हैं, और वो सेलिंग हो जाती है विदाउट रशिया के नाम पर। यानी एक तरीका तो ये निकाल लिया। दूसरी बात, जो रशिया ने झेला, देखो आपको याद होगा कि जब अमेरिका ने सैंक्शन लगाने शुरू किए, शुरुआत में जब अटैक किया था रशिया ने यूक्रेन पर, तो यहां तक की जो कंपनीज होती हैं खाने पीने की, KFC, मैकडोनाल्ड्स, ये भी रशिया से हटा लिए अमेरिका ने, ताकि रशियन गवर्नमेंट प्रेशर में आए, वहां की इकोनॉमी ध्वस्त हो। अब इकोनॉमी कैसे खराब होगी, अगर आप बेसिक नीड्स के जो बेचने वाली कंपनीज हैं वो वहां पर नहीं होंगी, जिसमें छोटी छोटी चीजें बेचने से लेकर खाने पीने की चीजें भी बेचने वाली कंपनीज, वो अगर वहां नहीं होंगी तो जो लोग वहां पर काम करते हैं उन कंपनीज में, वो तो सीधा सीधा जॉबलेस हो गए, नंबर 1। नंबर 2, वहां पर उन बेसिक नीड्स की बहुत कमी आ जाएगी। बट रशिया ने क्या करा, रशिया ने उस सारी चीजों को झेला और अडेप्ट कर लिया, और अडेप्ट ऐसे किया कि अब उसमें उसकी जो इकोनॉमी थी रशिया की, वो डाउन होने की जगह सस्टेन हो गई, बल्कि पॉजिटिव हो गई, वो बढ़ने लग गई। अब अमेरिका परेशान ये है कि ऐसा कैसे हो गया, तो इसमें एक बहुत बड़ा हाथ है ब्रिक्स का, और उसके अलावा हाथ है चाइना और इंडिया का। भारत का जो दोस्ती है रशिया के साथ, रशिया का दोस्ती की सजा हम भुगत भी रहे हैं, हम 50% टैरिफ अब भी दे रहे हैं अमेरिका के ऊपर, और लेकिन हमने उसके भी सोल्यूशन निकाल लिए हैं। अमेरिका ने बोला हम आपसे 50% टैरिफ लेंगे, ले ले। हम आपसे 100% टैरिफ लेंगे होम्योपैथी और मेडिसिन के ऊपर, ले ले। हमें पैसे निकालने आते हैं, हम रेट बढ़ा के बेचेंगे, कोई दिक्कत नहीं, तू ले टैरिफ। भाई अल्टीमेटली पे तो अमेरिकन को ही करना है ना, करो। और वहां अमेरिकन प्रेशर डाल रहे हैं, इसीलिए जितने भी चुनाव अब हो रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप हारते जा रहा है, और नेक्स्ट ईयर होने हैं मिड टर्म इलेक्शंस। अगर वहां पर यही हालत रही तो सारे डेमोक्रेट्स हार जाएंगे और रिपब्लिकन आ जाएंगे, यानी इसकी पार्टी हार जाएगी। अब मुद्दा क्या आता है, अब मुद्दा ये आता है कि भाई अमेरिका क्या करे, फिर क्या कर सकता है। और अमेरिका के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं और जो अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप है प्रेसिडेंट, उसने ये मान लिया कि ब्रिक्स जो है वो G7 से आगे निकल गया। G7 जो ग्रुप ऑफ 7 है, जिसमें डेवलप्ड कंट्री सारी है, और उनका ऑलमोस्ट जो दबदबा है दुनिया में वो रहा 50 60 70 साल रहा। बट अब जो ब्रिक्स कंट्रीज है, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका,
ये जो 5 कंट्रीज हैं और इसके अलावा और ज्वाइन कर रही है काफी सारी कंट्रीज, इनकी जो परचेसिंग पावर है वो परचेसिंग पावर G7 की परचेसिंग पावर से आगे आगे चुकी है। जबकि G7 सारी डेवलप्ड कंट्रीज है और ब्रिक्स के अंदर एक चाइना को छोड़ दें तो सारी की सारी डेवलपिंग नेशंस है, अभी हो रहे हैं, अभी हुए नहीं है। और इनकी परचेसिंग पावर अगर G7 से आगे निकल चुकी है तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिक्स बहुत सक्सेस कर रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या करें इसमें? डोनाल्ड ट्रंप ने 2 चीजें करी धमकाने के लिए लोगों को, एक अपनी पावर शो करी, दूसरी अपने ग्रुप शो करे, और तीसरा डॉलर को यूज किया। इन्होंने बेसिकली यूज किया जाए, कहा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ने डॉलर और टैरिफ्स, ये 2 चीजें यूज करी रशिया को डाउन प्लेट करने के लिए, ब्रिक्स को डाउन प्लेट करने के लिए। और वो सारी कंट्री जो रशिया जुड़ी हुई हैं या जो अमेरिका से बात नहीं कर रही है या अमेरिका के दबाव में नहीं आ रही है, सबके खिलाफ वो डॉलर यूज करता है या टैरिफ यूज करता है ताकि वो दबाव में लाया जाए। अब कहानी में नया ट्विस्ट क्या है? नया ट्विस्ट ये है कि जो ब्रिक्स नेशंस हैं, खासकर रशिया, जब से वॉर हुआ है वो सारा बिजनेस कर रहा है या तो युआन में यानी चाइनीज करेंसी में, या फिर रुपीज में, इंडियन करेंसी में, और इसकी वजह से डॉलर वीक हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, डॉलर लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं रहेगा। फिलहाल तो चलो वो कभी वीक दिखता है, कभी स्ट्रॉन्ग दिखता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। बिकॉज अगर ब्रिक्स के अंदर जितनी कंट्रीज हैं जो ऑलमोस्ट 50% जीडीपी होल्ड करती हैं दुनिया का, जिनके अंदर लगभग 50 से 60% जनसंख्या रहती है दुनिया की, परचेसिंग पावर बहुत ज्यादा है, तो फिर अगर वो परचेसिंग पावर को यूज करेंगे इंडियन रुपीज में, चाइनीज युआन में या रशियन रूबल में, तो उसके बाद तो फिर ये अमेरिका का जो डॉलर है वो किस काम करेगा? वो तो रहेगा नहीं किसी काम का। तो ब्रिक्स की जो कैपेबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, जो परचेसिंग पावर इंक्रीज हो रही है, जो ग्लोबल जीडीपी में, जो ग्लोबल पावर में उनकी वैल्यू बढ़ रही है, इससे अमेरिका बहुत परेशान है। क्यों? अगर फायर पावर से देखें यानी काइनेटिक फॉर्म में देखें, सेना वाइज देखें, तो नंबर 1 अमेरिका है, नंबर 2 चाइना है, या नंबर 2 रशिया है, नंबर 3 चाइना है, नंबर 4 भारत है। एयर पावर में देखें, नंबर 1 अमेरिका है, नंबर 2 रशिया है, नंबर 3 भारत है, नंबर 4 चाइना है। नेवी पावर में देखें, नंबर 1 अमेरिका है, नंबर 2 चाइना है, नंबर 3 रशिया है, नंबर 4 इंडिया है। तो अगर नंबर 1 को हटा दें तो बाकी 2 3 4 जो भारत, चाइना और रशिया है, ये तो इधर ही है। जीडीपी में देखें तो नंबर 1 अमेरिका है, नंबर 2 चाइना है, नंबर 3 जरूर आप कह सकते हैं जर्मनी है, लेकिन नंबर 4 में फिर भारत है, और जर्मनी को बहुत जल्दी सरपास कर देंगे भारत, तो फिर भी नंबर 2 3 पे यही आ गए। यानी चाहे आप फायर पावर में देखें, चाहे आप आर्मी पावर में देखें, चाहे एयरफोर्स पावर में देखें, चाहे नेवी पावर में देखें, चाहे मनी पावर में देखें, चाहे परचेसिंग क्वालिटी वाइज देखें, ब्रिक्स इज गोइंग हायर देन G7 कंट्रीज। और ये बहुत बड़ा सदमा है अमेरिका के लिए, बिकॉज उनकी पावर को, उनकी सुप्रीम पावर को किसी ने चैलेंज किया था तो रशिया ने किया था। बट रशिया के साथ 2 प्रॉब्लम थी जो अब नहीं है। पहली बात, रशिया अकेला था, अमेरिका हमेशा ग्रुप में हंट करता है, तो ग्रुप थे उनके पास, जैसे नाटो में भी ग्रुप है, इसके अलावा पहले भी ग्रुप थे उनके। दूसरा, अमेरिका वेरी सुप्रीम इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी उसकी बहुत ज्यादा थी, और चाइना, अमेरिका, रशिया की इकोनॉमी इतनी पावर नहीं थी। तो अगर लड़ाई भी होती है तो लड़ाई लड़ने के लिए पैसे भी तो चाहिए आपको, तो पैसे का बात बहुत ज्यादा है, रशिया उतनी ज्यादा नहीं है, तो सस्टेन नहीं हो रहा। अब क्या हो रहा है कि उनकी सुप्रीमेसी चैलेंज कर रहा है चाइना, जो इकोनॉमी वाइज नंबर 2 पे इस टाइम। नेक्स्ट कौन इन लाइन है? इंडिया, वो नंबर 3 पे आ जाएगा अगले 5 साल के बाद या 3 साल के बाद। तो फिर ये अमेरिका के लिए सीरियस थ्रेट क्रिएट हो गई कि यार ये ब्रिक्स वाले तो बहुत आगे निकल रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दे दी है कि जो जो डी डॉलराइजेशन कर रहा है, ये यूएस की धमकी है, यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की धमकी है सारे ब्रिक्स कंट्रीज को। क्या धमकी है? कि जो जो ब्रिक्स कंट्रीज या और कोई भी कंट्री डी डॉलराइजेशन कर रही है, यानी डॉलर इस्तेमाल नहीं कर रही है और बिजनेस कर रही है करेंसीज में, और डॉलर की वैल्यू चाहते हैं कम करना करिए, तो फिर मैं इन पर 500% टैरिफ लगाऊंगा, 500%। अब पहली बात तो यहां आता है रशिया, वो कहता है भाई तू लगा दे, तू 500 नहीं 5000% लगा दे, क्योंकि सारे संख्या हम झेल रहे हैं पहले से ही, हमारा क्या बिगाड़ लेगा तू। बचे चाइना और इंडिया। इंडिया कह रहा है कि यार देखो हमने 50% टैरिफ झेल लिया, हमने कुछ खास अभी तक किया नहीं है, हमने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया नहीं, बिकॉज हमने रिलेशन अपने साइड से खराब नहीं किया, आपने खराब किया, आप ठीक करो, दैट इज योर प्रॉब्लम, हमने नहीं किया। बट अगर हमने शुरू किया लगाने तो फिर दिक्कत आएगी। अब हम कैसे लगाएंगे? हम 2 तरीके लगाएंगे, एक हम चुपचाप रह के लगा दें, हम बस अपनी रेट बढ़ा दें, लगाओ टैरिफ, हमें उतना प्रॉफिट आता रहेगा। 2, हम डायरेक्ट लगा दें। 3, हम अमेरिका से जो भी हम परचेसिंग कर रहे हैं वो हम कम कर दें, वो हम कम कर दें। चाइना रेयर अर्थ मटेरियल उन्होंने पहले भी रोक रखा था, वो फिर रोक देंगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी अमेरिका के लिए।
रशिया से उनकी कोई दिक्कत नहीं चल रही है। ब्राजील के जो, आपको याद होगा ब्राजील के प्रेसिडेंट जो है लूला, जब उनसे अमेरिका ने उन पर 50% टैरिफ लगाए थे, तो लोगों ने उनसे पूछा था कि क्या आप यूएस के प्रेसिडेंट ट्रम्प को फोन करके बात करेंगे उनसे? तो लूला ने बोला मैं उनसे क्यों करूंगा, मैं करूंगा ब्रिक्स कंट्रीज के जो इंचार्ज हैं, पुतिन से बात करूंगा, शी जिनपिंग से बात करूंगा, मोदी जी से बात करूंगा, और साउथ अफ्रीका के जो हमारे लीडर हैं उनसे बात करूंगा। ये 5 लोगों से बात करूंगा मैं, और फिर हम मिलकर सोल्यूशन निकालेंगे कि जो डोनाल्ड ट्रम्प ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाए हैं इनका क्या सोल्यूशन होगा। अगर ये ट्रम्प टैरिफ लगा दे, पहले तो ये बिल ही पास नहीं होने वाला, बिकॉज जो इसकी खुद की पार्टी के हैं और दूसरी पार्टी सामने वाली पार्टी के हैं, दोनों इससे परेशान हो चुके हैं इसके टैरिफ से। एक, वहां पर महंगाई बढ़ती जा रही है, दो, वहां पर जो इसकी खुद की पार्टी के लोग हैं वो चुनाव हारते जा रहे हैं। तो यार ना तेरे को वोटिंग फायदा हो रहा है, ना तुझे प्रॉफिटेबल फायदा हो रहा है, ना लोग खुश हैं, तो करेगा क्या टैरिफ का? और अगर बाई चांस ये पास हो गया, समहाउ ये पास हो गया, तो फिर जो ब्रिक्स की अलाइनमेंट है वो अमेरिका और जल्दी पुश करेगा और अच्छे लेवल बढ़ाने के लिए। आपको याद होगा इसी साल जब तक ये डोनाल्ड ट्रम्प ने टैरिफ का ड्रामा नहीं किया था, जब तक ट्रम्प ने टैरिफ लगाए थे भारत के ऊपर, उससे पहले भारत अमेरिका की बड़ी अच्छी दोस्ती चल रही थी, और लगभग 20 साल चल रही थी, और एवर ग्रोइंग थी, बढ़ी रही थी, घट नहीं रही थी। और चाइना से हमारी लड़ाई हो गई थी गलवान के बाद, तो हमारे रिलेशन ऑलमोस्ट कट ऑफ थे। बट जब से ट्रम्प ने टैरिफ लगाए चाइना पर भी, भारत पर भी, तो चाइना और भारत पुश हो गए एक दूसरे से दोस्ती करने के लिए, और बहुत ज्यादा फास्ट करने के लिए। और एक नया टर्म सामने आ गया, आरआईसी। एक तो ब्रिक्स है ही, एक आरआईसी, रशिया, इंडिया, चाइना। और हमने बनाया, जो ये ब्लॉक नया नहीं है, ये पुराना ब्लॉक है, काफी 1990 से चल रहा है, लेकिन ये डीएक्टिवेट कर दिया था भारत ने जब से यूएस के साथ रिलेशन हमारे स्ट्रांग हुए थे। बिकॉज आरआईसी की 2 ही पॉसिबिलिटी है या बनाने के रीजन है, पहला फाइट अगेंस्ट वेस्ट, और दूसरा फाइट अगेंस्ट अमेरिका। तो अमेरिका से जैसे हमारी दोस्ती बढ़ी, हमने आरआईसी को डाउन प्ले कर दिया, यानी हमने कहा चलो इससे थोड़ा कम खेलते हैं यार। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने टैरिफ लगाए भारत पर, चाइना पर, रशिया पर, वगैरह वगैरह, ये आरआईसी को फिर बल मिल गया। एससीओ की बैठक में मोदी जी चाइना चले गए, मोदी जी रशिया चले गए, चाइनीज प्रेसिडेंट का शायद भारत दौरा हो सकता है इन नियर फ्यूचर, पुतिन साहब तो अभी अगले महीने ही आ रहे हैं भारत में। तो ये सब जो डील थी ना वो फास्ट हो गई। और अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो ब्रिक्स के ऊपर अगर ये लगा दिया 500%, 200% टैरिफ, तो ये ब्रिक्स कंट्रीज को और क्लोज ला देंगे, जो वो शायद और 10 साल के बाद आते ये पहले ही ला देंगे। सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ है भारत का अमेरिका टैरिफ के लगाने के बाद, पहली, हमने वर्ल्ड को दिखाया कि हम यूएस के दबाव में नहीं आएंगे, हम एक अलग पोलर वर्ल्ड में रहते हैं, हमारे सेल्फ डिसीजंस हैं, और यूएस कैन नॉट कंट्रोल अस। ये दुनिया ने देख लिया, जो शायद दुनिया 10 साल या 20 साल बाद देखती कि भारत अपने डिसीजन खुद लेता है और भारत दबाव में अमेरिका के नहीं आएगा, इतना अच्छा पार्टनर होने के बावजूद। एक तो ये कर दिया। दूसरा, हमें ठीक है, हमें शॉर्ट टर्म में हमारी इकोनॉमी को सस्टेन करने में दिक्कत हुई, थोड़ा हम 0.5% या 1% थोड़ा स्लो ग्रो होंगे, दैट्स ओके। लेकिन जो वर्ल्ड में वैल्यू बढ़ी है ना इंडिया की, वो बहुत ज्यादा। दूसरी चीज, जो एंटी अमेरिका कंट्रीज है, रशिया, चाइना, ईरान और बहुत सारी हैं, अब तो ब्राजील भी है, ये सारे देश भारत को अब एज फ्रेंड नेशन देखने लगे, जो शायद पहले एज फ्रेंड ना देखते हो, क्योंकि वो सोचते हो कि अमेरिका के पार्टनर है ये लोग यार। चाइना जो सोचता था कि भारत तो यूएस का पार्टनर हो गया है और अब यूएस और भारत मिलके मेरे खिलाफ कार्रवाई करेंगे, वो भी सोचते हैं ऐसा, लेकिन उसमें काफी गिरावट आ गई। बिकॉज दे रियलाइज कि अमेरिका के कहने पर भारत हमसे लड़ाई तो नहीं करेगा, कम से कम भारत लड़ेगा जब भारत का मन होगा, भारत लड़ेगा जब भारत पर आप लड़ाई थोपेंगे। लेकिन यूएस बोलेगा कि चाइना हमला कर दो, बात कर देगा, ऐसा तो नहीं बात करेगा। ये तो चाइना को समझ में आ गया। और इससे फायदा क्या हुआ कि चाइनीज लोगों को जो डर था कि यार भारत अमेरिका की गोद में बैठ गया जाके, भारत यूएस के बिल्कुल ही क्लोज हो गया, जो यूएस बोलेगा वो कर देगा। और यूएस को चाहता है कि खुद लड़ाई ना लड़े चाइना से, ताकि वो ग्रो करता रहे। चाइना तो ग्रो होगा नहीं, लड़ाई किसे होगी। तो अगर भारत चाइना दोनों लोग लड़ लेते हैं, तो जो इमीडिएट थ्रेट है यूएस के लिए इन फ्यूचर इकोनॉमी वाइज, वो दोनों खत्म हो जाएंगे। भाई अगर लड़ाई हो गई इंडिया चाइना में और फुल स्केल वॉर हो गया, तो आप मान लीजिए कि दोनों कंट्रीज 20 से 25 साल चल जाएंगी पीछे, 20 से 25 साल। उस केस में यूएस को मौका मिल जाएगा पूरा फुल ऑन स्पीड से ग्रो करने के लिए, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। बट अगर यूएस चाइना में लड़ाई हो गई, तो यूएस चाइना अगर ग्रो नहीं कर पाते तो फिर इंडिया करेगा। तो यूएस चाहता है कि कोई और लड़ ले उनके बदले, लेकिन चाइना को रियलाइज हो गया कि यार यूएस के कहने में भारत हमसे लड़ाई नहीं लड़ने वाला, तो हमें अपने रिलेशन अब ठीक कर लेना चाहिए।
ठीक है, बहुत बढ़िया, यही भारत की जीत हो गई। और भारत ने क्या करा, अगर ब्रिक्स के अंदर इंडियन रुपीस को इतनी वैल्यू मिल रही है कि अमेरिका की रशिया चाहता है इंडियन रुपीस में बिजनेस करना, भारत से भी चाहता है करना, ईरान से भी चाहता है करना, क्योंकि ईरान भारत में भी रुपीस की डील है। तो अगर ऐसा होता है तो इंडिया रुपया मजबूत होगा, इंडिया रुपया मजबूत होगा, और इससे भारत की जो इकोनॉमी है वो और सस्टेनेबल बनेगी और बेहतर बनेगी। मुझे ऐसा लगता है कि भारत अमेरिका की ट्रेड डील दिसंबर में हो जाएगी, और अगर ये नहीं होती है और अगर ये फिर से कोई नया नाटक होता है टैरिफ्स का, तो फिर मुझे लगता है कि फिर ये टैरिफ डील शायद 6-8 महीने हुई ना, जब तक कि मिड टर्म इलेक्शन ना हो जाए अमेरिका के अंदर, फिर तब तक नहीं होगी। या तो ये हो जाएगी दिसंबर में ही, या तो फिर ये 6-8 महीने नहीं होगी। और जो ट्रंप है वो कल क्या बोलेगा, नोबडी नोस। वो कल डील कर ले, यू नेवर नो। वो कल सैंक्शन लगा दे, यू नेवर नो। तो वो एक सरफिरा बंदा है, और अगर वो मिड टर्म इलेक्शन हार गए तो फिर शायद खुद इसकी पार्टी के लोग इसको हटा के जेडी वेंस को बना दें प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। ये पॉसिबिलिटी भी है। लेट्स सी कि भाई ये जो जियो पॉलिटिक्स इतनी जल्दी चेंज हो रही है, इसको पूरा एनालाइज करना बहुत टाइम लगता है। लेट्स सी क्या होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।